हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग कर रहे थे यूथ पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट। उसी सीरीज़ में आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो करने वाले हैं जो कि है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको पता होगा ये दो तरीके का है। एक जो है ये नॉर्मल टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाएगा जो सीटेड लेवल का है, और दूसरे में आपका केस बेस स्टडी होगा, साथ ही आपका सब्जेक्ट डोमेन होगा। ठीक है, इसके अलावा NEP 2020 से भी क्वेश्चंस आएंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो सारे क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे और उनका लेवल क्या होगा, क्या आप उन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन, व्हाट शुड बी नोटेड वाइल डिस्पाइटिंग द वर्क ऑफ चाइल्ड। बच्चों के कार्य को प्रदर्शित करते समय एक शिक्षक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, एडिंग और कोऑर्डिनेटिंग द वर्क थ्रू कलर, रंग के माध्यम से कार्य को जोड़ना या समन्वय करना। दूसरा है, कैस्टल इज यूज्ड एज बैकग्राउंड, कैस्टल का इस्तेमाल एक बैकग्राउंड के रूप में करना। इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन ए ओनली सेकंड सही है, ऑप्शन बी ओनली पहला सही है, दोनों नहीं सही है और दोनों सही। आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा सही है? करेक्ट आंसर क्या है? बच्चों के कार्य को प्रदर्शित करने के लिए एक शिक्षक को रंग के माध्यम से कार्य को जोड़ने या समन्वय करना चाहिए। ठीक है, रंग के माध्यम से करना चाहिए, यानी ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है ना। ऑप्शन बी यानी ओनली फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकालीन योजना का उदाहरण है? अवधि योजना, वार्षिक योजना, पाठ योजना या इकाई योजना। क्या होगा इसका? इसका होगा वार्षिक योजना, है ना। अर्ली प्लान हम करते हैं तो वार्षिक योजना दीर्घकालीन योजना का उदाहरण है। वार्षिक योजना शिक्षण की एक ऐसी दीर्घकालीन योजना है जो विद्यालय में एक पूरे साल के लिए बनाई जाती है। वार्षिक योजना में शिक्षण के संपूर्ण सत्र की विभिन्न गतिविधियों का ब्यौरा रखा जाता है। इसमें कब क्या करना है तथा किन कार्यों को किस सीमा में समाप्त करना है, इन सब बातों का विवरण होता है। वार्षिक योजना अध्यापक को निर्देश तथा मार्गदर्शन देती है। तो ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट है किसका? वार्षिक योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू राइज मेनी क्वेश्चन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। निम्नलिखित में से किसे जिज्ञासा से कई प्रश्न उठाने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? पहला है क्रिटिकल थिंकिंग, एनलार्जमेंट, कलेक्टर या एक्सप्लोरेशन जिसे हम अन्वेषणशीलता कहते हैं। इनमें से कौन सा है? आंसर करेक्ट क्या है? इसे हम बोलते हैं अन्वेषणशीलता। अन्वेषणशीलता यानी कि एक्सप्लोरेशन को जिज्ञासा के कई प्रश्न उठाने की क्षमता में परिभाषित किया जा सकता है। तो आपने अगर क्रिटिकल थिंकिंग सोचा था तो वो गलत है। एक्चुअल क्या है? एक्सप्लोरेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड अ प्रोजेक्ट इज अ होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी प्रोसीड इन अ सोशल एनवायरनमेंट। ये बहुत ही फेमस ये स्टेटमेंट है। किसने कहा था? आई होप अगर आपने प्रोजेक्ट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा किसने कहा था। तो इसको किसने कहा था? E.L. थॉर्नडाइक ने कहा था, विलियम हार्ड पैट्रिक ने कहा था, किलपैट्रिक ने कहा था, या फिर बेलॉर्ड ने कहा था, जॉन एल्फोर्ड स्टेवन ने कहा था। तो इसको किसने कहा था? इसको कहने वाले थे ऑप्शन बी जो है करेक्ट है, बिल्कुल आप सही हैं। किसने कहा था? किलपैट्रिक ने कहा था। देखिए, अब अभी आप टीचर बनने जा रहे हैं तो हु इज ट्रू टीचर? आप बताइए इसमें से सच्चा शिक्षक कौन है? हु इज फ्री फ्रॉम कंपल्सेशन ऑफ द सोसाइटी, जो समाज की मजबूरियों से मुक्त हो, या हु हैज बुल्ट एन इम्प्रेसिव एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, या जिसने एक प्रभावशील शैक्षिक संगठन बनाया है, या फिर हु इज built an ideal or belief, या who use teaching as a mean of acquiring position on or authority। तो अथॉरिटी पाने के लिए तो बिल्कुल गलत है। इनमें से कौन सा सही होगा? एक सच्चा शिक्षक वो है जो समाज की मजबूरियों से मुक्त हो। एक आदर्श शिक्षक को मनुष्य का निर्माता या राष्ट्र निर्माता, शिक्षा पद्धति की आधारशिला, समाज को गति प्रदान करने वाला आदि सब कुछ माना जाता है। तो मेन क्या है कि वो समाज की जितनी भी मजबूरियां हैं उनसे मुक्त हो, ताकि वो बिना बायस हुए पढ़ा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर यानी प्राइमरी लेवल पर निम्नलिखित में से किसे एक शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण माना जाता है?
पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य एवं सहनशीलता व शिक्षण दक्षता, शिक्षण पद्धति में दक्षता एवं विषय का ज्ञान, उच्च मानक भाषाओं में पढ़ने की दक्षता। इनमें से कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको क्या लगता है? तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षक में धैर्य और सहनशीलता व शिक्षण दक्षता जैसे गुणों का होना आवश्यक है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की रुचि पढ़ने में नहीं होती है तथा वे पूर्ण अनुभव के साथ विद्यालय आते हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षक को उनके पूर्व अनुभव का उपयोग करते हुए नवीन ज्ञान की तरफ उनकी रुचि और जिज्ञासा को मोड़ना पड़ता है, जिसके लिए शिक्षक में विशेष कौशल व योग्यता की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षणिक टेक्निक उपयोगी है क्यों है? वह वक्त की ज़रूरत है, व्याख्यान संस्थाओं द्वारा अपनाई गई है, वो अध्यापन को अर्थपूर्ण और कार्यक्षमता बढ़ाती है, या फिर वह विद्यार्थियों को अध्यापन और तालीम प्रवृत्तियों की ओर आकर्षित करती है। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। शैक्षणिक टेक्नोलॉजी उपयोगी है क्योंकि वह अध्ययन को अर्थपूर्ण और कार्यक्षमता बढ़ाती है। साथ ही शैक्षणिक तकनीक सीखने और सिखाने दोनों ही प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक विवेचन कर शिक्षण अधिगम व्यवस्था को बनाए रखती है। शिक्षण के नए प्रतिमानों की देन शैक्षिक तकनीक ही है, जो हमें अधिगम और शिक्षण के स्वरूप को भली भांति समझाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया कैन सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन बी आस्क्ड? कौन सा इसमें से स्वमूल्यांकन के लिए निर्धारित क्वेश्चन है? पहला है प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण, या दूसरा है टेंशन। तो पहला होगा कोई नहीं होगा, दूसरा होगा या दोनों होगा। तो इसमें क्या होगा? डी वाला ऑप्शन सही है। उच्चारण और तनाव दोनों ही मापदंड पर स्वमूल्यांकन अथवा निर्धारण के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सामाजिक मनोविज्ञान में आत्म मूल्यांकन स्वयं को देखने की प्रक्रिया है। ऐसे पहलुओं का अवलोकन करने के लिए जो किसी की पहचान के लिए महत्वपूर्ण है, यानी हमें उच्चारण और तनाव दोनों ही मापदंड को स्वमूल्यांकन की अवस्था में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पर्सनालिटी एनालिसिस कैन एक्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड बी क्लासिफाई? संचय रिकॉर्ड कार्ड को व्यक्तित्व के मूल्यांकन के निम्नलिखित प्रकार में से किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है? तो पहला है नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट और पर्सनल टेस्ट, स्टैंडर्ड टेस्ट और ऑब्जेक्टिव टेस्ट, प्रोजेक्शन टेस्ट या टेक्निक, लास्ट है इंस्ट्रक्शनल टेक्निक। इनमें से कौन सा है? क्या है पूछा क्वेश्चन कि पर्सनालिटी एनालिसिस, इनमें से कौन सा सही है? सो इसका बेस्ट ऑप्शन जो है वो संचयी रिकॉर्ड कार्ड को व्यक्तित्व के मूल्यांकन के गैर मानवीकृत परीक्षण या व्यक्तिपरक विधि के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन कौन सा सही है? तो ऑप्शन फर्स्ट वाला सही है कि नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट और पर्सनल मेथड। ये बेस्ट होता है कि आप कोई स्टैंडर्ड सेट ना करके किसी के बारे में जानना है तो कोई स्टैंडर्ड ना सेट करके एक पर्सनल मेथड से आप लेंगे तो वो बेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है? अच्छा, विद्यालय आकलन का मतलब आपका जो टेस्ट हो रहा है वो स्कूल के अंदर ही हो रहा है, कोई बाहरी जो अथॉरिटी वो नहीं ले रही है। तो इसका मेन जो मोटो है वो क्या है? तो किसी भी कीमत पर विद्यार्थी को अच्छे ग्रेड मिलना चाहिए, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते। विद्यालय बाह्य निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है, ऐसा भी नहीं है। आकलन बहुत किफ़ायती या बहुत ईजिली हो जाता है, ऐसा है। या फिर बाह्य शिक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो टीचर पढ़ा रहा है उसको पता है कि स्टूडेंट उसका किस तरीके से है, कहाँ पे उसकी कमियां हैं, कहाँ पे वो अच्छा कर सकता है। तो मेन जो है वो क्या है? डी वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मल्टी ग्रेडिंग टीचिंग सिचुएशन? बहुकक्षीय शिक्षण स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है मोस्टली द सिचुएशन इज फॉर्मल, क्या अधिकांश स्थिति औपचारिक होती है? टीचर प्रेजेंस इज नेसेसरी, या फिर कॉपरेशन अमॉन्ग चिल्ड्रेन इज लेस, या वेराइटी ऑफ एक्सप्रेशन आर लिमिटेड? क्वेश्चन क्या पूछा है? कौन सा इसमें मल्टी ग्रेडिंग टीचिंग सिचुएशन के लिए बेस्ट है? तो क्या है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इसमें
देखते हैं क्या है एक्सप्लेनेशन। इसमें देखो, कक्षीय शिक्षण उस स्थिति को संदर्भ करता है जहां एक शिक्षक को एक अवधि में एक से अधिक पाठ्यक्रम कक्षाओं में विद्यार्थियों को पढ़ाने की जिम्मेदारी लेनी होती है। इसमें अलग अलग ग्रेड, वायु वर्ग और क्षमता स्तर वाले बच्चे शामिल होते हैं तथा अलग अलग विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कई विधियों का उपयोग किया जाता है। अतः बहु कक्षीय शिक्षण वह स्थिति है जिसमें अनुभवों की विविधता असीमित है। ठीक है, तो विविधता असीमित है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही था। कौन सा सही इसमें? वेराइटी ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो टीचिंग वाज इन्वेंटेड बाय। माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण का आविष्कार किसने किया था? हेलन पार्कहर्स्ट ने किया था, या पेस्ट्रोलॉजी ने किया था, डेविड एलन ने किया था, या डेविस ने किया था? तो आप सभी को पता होगा किसने किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, डेविड एलन ने किया था। सो आंसर क्या है इसमें? देखो, सूक्ष्म शिक्षण का आविष्कार 1963 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, कहाँ पे हुआ था? तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ था। और एलन ने इसका आविष्कार किया था, कब किया था ये भी पूछा जा सकता है, तो कब हुआ था? 1963 में हुआ था। क्वेश्चन आपको पूछा है, रिवाइज ब्लूम टेक्सोनॉमी 2001 से टू रिप्रेजेंट एंड डिफेंड ओपिनियन फॉर मेकिंग जजमेंट। अगर आपको जजमेंट बनाना है अबाउट इंफॉर्मेशन या वैलिडेशन ऑफ आइडिया या फिर क्वालिटी ऑफ वर्क बेस्ड ऑन सेट ऑफ क्राइटेरिया या लुकिंग एट द प्रॉब्लम इन क्रिटिकल वे, कमिंग अंडर कौन सी कैटेगरी में आता है? उन 6 लेबल उन्होंने दिया था, तो उनमें से कौन से कैटेगरी में ये आता है? क्या पहले अप्लाइंग में आता है, रिमेम्बरिंग में आता है, क्रिएटिंग में आता है, या इवेल्युएशन में आता है? किस में आता है ये? सो ये रही ब्लूम की टेक्सोनॉमी। पहला जो है वो रिमेम्बरिंग है, यानी रिटेन, कोई भी इंफॉर्मेशन को हम क्या करें? रिटेन करें या रिकॉल करें, तो वो फर्स्ट में आता है, रिमेम्बरिंग में आता है। ग्रैप्स करना, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन या फिर पैराफ्रेज करना, रिपोर्ट करना, डिस्क्राइब करना, समराइज करना, ये सब किस में आएगा? अंडरस्टैंड में। अप्लाई में क्या आएगा? जब एग्जिस्टिंग नॉलेज को हम न्यू कॉन्टेक्स्ट में यूज करें, प्रैक्टिस करें, कैलकुलेट करें या फिर इम्प्लीमेंट करें, ऑपरेट करें, यूज़ करें, इलस्ट्रेट करें, है ना, तो वो अप्लाइंग में आएगा। एनालाइज में क्या आएगा? एक्सप्लोर रिलेशनशिप, काज एंड कनेक्शन हम कोई बिल्ड करें तो एनालिसिस में आएगा। इसके बाद जो मेन है, जो इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, मेक जजमेंट बेस्ड ऑन साउंड, तो ये जजमेंट कर रहे हैं यानी एसेस कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं, प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं, तो ये आता है किसमें? इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन में आता। और इसके बाद भी एक कैटेगरी इन्होंने बनाई थी, वो कौन सी थी? क्रिएट की, है ना, यूज एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन टू मेक समथिंग न्यू, है ना, इन्वेंट करना, कोई चीज डेवलप करना, ये सबसे हाई लेवल है। सो इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पूछा है कि व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, कैसा होना चाहिए संबंध टीचर और स्टूडेंट के बीच में? हाई डिग्री ऑफ इंटीमेसी होनी चाहिए, बहुत घनिष्ठता होनी चाहिए, या डिजायरेबल सोशल बिहेवियर, या फिर सपोर्टिव एंड नॉन थ्रेटनिंग, या फिर अनबायस्ड। मतलब इनमें से बेस्ट कौन सा है? सही तो लगभग सभी हैं, बट बेस्ट कौन सा है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, कौन सा लगता है आपको बेस्ट है? तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है कि सपोर्ट करने वाला होना चाहिए, यानी फैसिलिटेटर होना चाहिए, एंड नॉन थ्रेटनिंग यानी वो डराए नहीं, ऐसा टीचर होना चाहिए, तो यानी सपोर्टिव एंड नॉन थ्रेटनिंग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल थिंग टू बी बोर्न इन माइंड वाइल फॉर्मिंग ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। छात्रों का एक समूह बनाते समय निम्नलिखित में से किस अनिवार्य बात का ध्यान रखना चाहिए? क्या होना चाहिए? पहला, पॉसिबिलिटी ऑफ इमीडिएट इवोल्यूशन, या फिर दूसरा है सिस्टमेटिक अप्रोच होना चाहिए, फ्री इंटरेक्शन होना चाहिए, या इक्वल पार्टिसिपेशन। क्या पॉसिबिलिटी सबसे बेस्ट इसमें से कौन सा है? बिल्कुल सही है कि फ्री इंटरेक्शन होना चाहिए, है ना। छात्रों का समूह बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो मुक्त परस्पर क्रिया की संभावना होनी चाहिए, क्योंकि इससे वे एक दूसरे से संबंध स्थापित कर पाते हैं, और जब उनमें परस्पर संवाद होता है तब वो तर्क वितर्क कर पाते हैं, और ये सकारात्मक होता है। तो मेन क्या है इसमें से? तो मेन है कि फ्री इंटरेक्शन होना चाहिए, वो बेस्ट ऑफ। तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है, पॉसिबिलिटी ऑफ फ्री इंटरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड इन ऑर्डर टू अडॉप्ट द लर्नर सेंटर अप्रोच।
पहला है होम एंड कल्चरल बैकग्राउंड, दूसरा है हेल्थ एंड फिजिकल डेवलपमेंट या मेंटल एबिलिटी। अब हिंदी में पढ़ते हैं। शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने के लिए एक छात्र के निम्नलिखित में से किस पहलू या किन पहलू को समझना आवश्यक है? घर और सांस्कृतिक, ये तो बिल्कुल आवश्यक है। स्वास्थ्य और शारीरिक भी आवश्यक है, और मानसिक क्षमताएं यानी 1 2 3। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो देखते हैं, ये तीनों ही बिल्कुल आवश्यक हैं कि आप उनकी संस्कृति भी जाने, उनका स्वास्थ्य भी जाने, उनकी क्षमताएं भी जाने मानसिक। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ टीचर इज डैश इट इज़ बेटर टू मेक द स्टूडेंट सिट इन अ सेमी सर्कल फेसिंग द टीचर। जब शिक्षक डैश हो तो बेहतर होगा कि छात्रों को शिक्षक के सामने अर्ध वृत्ताकार रूप में बैठाया जाए। कब ये अर्ध वृत्ताकार यानी कि सेमी सर्कल में बैठना बेस्ट कब होगा? जब वो पोएम को पढ़ रहे हों या कोई जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे हों। जो सेमी सर्कल होता है ना, वो कुछ भी आप पढ़ा रहे हो, कुछ समझा रहे हो, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, बेस्ट होता है सेमी सर्कल में, क्योंकि आप उस समय एकदम फ्रंट पे होते हो। बच्चे कोई भी ऐसा नहीं होता, कोई हिंड्रेंस नहीं पैदा होता है ना। तो जो सेमी सर्कल होता है वो बेस्ट होता है और वो सभी में यूज़ किया जाता है। तो एक सकारात्मक सीखने के माहौल को विकसित करने के लिए क्या करना होगा? कुशल कक्ष में बैठने की व्यवस्था आवश्यक है, तथा बैठने का जो निश्चित पैटर्न है छात्र और छात्रा दोनों के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन है, विच रोल ऑफ टीचर इन कंसर्न प्लानिंग एंड कम्युनिकेशन ऑफ ओवरऑल गोल ऑफ गेम सिनेरियो इन रिलेशन टू पार्टिकुलर लर्निंग ऑब्जेक्टिव। एक शिक्षक की कौन सी भूमिका विशेष अधिगम के उद्देश्य के संबंध में खेल परिदृश्य के समग्र लक्ष्यों की योजना और संचार से संबंधित है? यानी जो शिक्षक है उसकी मेन भूमिका खेल के परिदृश्य में क्या है? क्या वो गाइड है, क्या वो इंस्ट्रक्टर है, या प्ले मेकर है, या इवेल्युएटर है? इनमें से कौन सा सही है? तो जब टीचर आपको गेम खिला रहा होता है या बच्चों को खिला रहा होता है, तो उस टाइम वो गाइड ना होता है, ना प्ले मेकर होता है, ना इवेल्युएटर होता है, वो होता है क्या? इंस्ट्रक्टर। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है कि वो होता है क्या? इंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है कि ए टीचर लेफ्ट द एक्टिविटी विथ ऑब्जर्वेशन, सी डिड नॉट प्रॉपरली कंक्लूड। मतलब उसने ऑब्जर्वेशन तो किया बट उसको कंक्लूड नहीं किया है, तो ये किस तरीके से अफेक्ट करेगा स्टूडेंट की लर्निंग को? पहला है कि स्टूडेंट कैन कंक्लूड, खुद ही कंक्लूड कर लेंगे, नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। स्टूडेंट विल नॉट बी एबल टू रिलेट एक्टिविटी टू लर्निंग, या फिर दिस विल नॉट अफेक्ट एट ऑल। तो बिल्कुल अफेक्ट नहीं करेगा, करेगा, क्योंकि उन्होंने कंक्लूजन नहीं जाना है ना। और फिर लास्ट जो है वो है, इट विल नॉट प्रोवाइड एनी रिटन मटेरियल टू देम, या इन्हें कोई लिखित सामग्री प्रदान नहीं करेगा। तो ये भी गलत है, सी भी गलत है, बट बी वाला जो है, स्टूडेंट विल नॉट बी एबल टू रिलेट एक्टिविटी विथ लर्निंग, तो वो लर्निंग से उसे रिलेट ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसका रिजल्ट उन्होंने नहीं जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड अफेक्ट लर्निंग इन क्लासरूम। कक्षा में अधिगम प्रभावित होता है गुड टाइम टेबल से, प्रॉपरली डिजाइन कैरिकुलम से, गुड प्रिंसिपल से, या एसी क्लासरूम से? कौन सा बेस्ट है इसमें से? तो इन सभी में जो बेस्ट है ना वो है प्रॉपरली डिजाइन कैरिकुलम। जो कैरिकुलम अगर अच्छे से डिजाइन है तो वही इफेक्ट करता है मोस्टली क्लासरूम को, कि कैसा क्लासरूम होगा, क्या ऑर्गेनाइजेशन होगा, कैसे टीचर पढ़ाएगा। बेस्ट जो होता है वो आपका कैरिकुलम बनाना होता है ना। तो ऑप्शन बी जो है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो करेगा वो क्या करेगा? प्रॉपरली डिज़ाइन कैरिकुलम, क्योंकि गुड टाइम टेबल तो ठीक है, लेकिन गुड प्रिंसिपल होना, एसी क्लासरूम, ये उतना इफेक्ट नहीं करेगा जितना कि कैरिकुलम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई टीचर है जो पहले क्या करता है, गिव सम एग्जांपल रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट। पहले वो एग्जांपल देता है, फिर उसके बाद वो रूल बताता है, फिर रूल या प्रिंसिपल गवर्न करता है। तो वो कौन सा, इनमें से कौन सा अप्रोच यूज कर रहा है? इंडक्टिव, डिडक्टिव, इन्वेस्टिगेटरी या एक्सप्लेनेटरी? इनमें से कौन सा है? तो देखो, पहले अगर हम एग्जांपल बता देते हैं फिर रूल बताते हैं, है ना, तो वो कौन सा होता है? वो होता है आपका इंडक्टिव। स्पेशली ये कहाँ पे यूज किया जाता है? ये स्पेशली साइंस में यूज किया जाता है, साथ ही इंग्लिश में भी यूज किया जाता है। डिडक्टिव जो है उसमें क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, रूल को बता देते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा इसका यूज़ कहाँ करते हैं? मैथ्स में करते हैं, कि पहले रूल बता दिया फिर उसके बाद हम जनरलाइज करते हैं उसको, एग्जांपल्स बहुत सारे देते हैं, उसको बताते हैं। तो पहले रूल बता देते हैं,
इंडक्टिव में क्या है, पहले हम एग्जाम्पल बहुत सारे देंगे, जैसे इन्वायरमेंट पढ़ा रहे हैं तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे, फिर उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। तो ये होता है आपका इंडक्टिव अप्रोच। क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ द मेथड इन्वॉल्व रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, रीजनिंग एंड रिजल्ट फ्रॉम द अचीवमेंट ऑफ सर्टेन एबिलिटी, स्किल एंड एटीट्यूड। कौन सी विधि में ये सारी चीज़ें आते हैं, यानी ये रिफ्लेक्टिव थिंकिंग आता है, रीजनिंग आता है ना, प्रोजेक्ट मेथड होगा, डिस्कवरी होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा, या प्लेन वे मेथड होगा। इनमें से बेस्ट कौन सा है, जिसमें हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग करवाते हैं बच्चों की, रीजनिंग डेवलप कराते हैं, रिजल्ट फ्रॉम अचीवमेंट ऑफ सर्टेन एबिलिटी, स्किल एंड एटीट्यूड वगैरह सब शामिल है। तो इसमें से कौन सा होगा? देखो, इसमें प्रोजेक्ट तो होगा नहीं। प्रोजेक्ट में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे एक पार्टिकुलर हाइपोथेसिस पे काम करते हैं, एक पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, ऑब्जर्वेशन वगैरह करते हैं, तो वो नहीं होगा। डिस्कवरी भी नहीं होगा। डिस्कवरी मतलब वो अचानक से कोई चीज़ें खोज लेता है, या आप ऐसा कोई क्वेश्चन उससे पूछते हैं तो वो डिस्कवर करता है अपने इन्वायरमेंट में, वो भी नहीं होगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड बेस्ट है, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग ही जो आपका रीजनिंग डेवलप करता है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपका कहाँ पे आती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्ले वे मेथड तो क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्कवरी मेथड। इनमें से कौन सा खोज या अन्वेषण विधि की एक विशेषता नहीं है? पहला है, ईच चाइल्ड इज मेड टू फील रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइंडिंग आउट समथिंग फॉर हरसेल्फ और हिमसेल्फ। ठीक है, प्रत्येक बालक को अपने लिए कुछ खोजने हेतु जिम्मेदार महसूस कराया जाता है, तो ये तो सही है। नेक्स्ट है, एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल शुड बी अलाउड टू अराइज फ्रॉम चिल्ड्रंस ओन ऑब्जर्वेशन, तो ये भी सही है। स्टूडेंट कैन नॉट सीक गाइडेंस फ्रॉम द टीचर, मतलब छात्र जो है वो अध्यापक से मार्गदर्शन की मांग नहीं करता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसमें थोड़ा बहुत गाइडेंस की ज़रूरत होती है डिस्कवरी मेथड में भी, तो ऑप्शन सी जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट है, ईच चाइल्ड ट्राइज टू एक्वायर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, ये भी सही है। तो नॉट पूछा था उसमें ना, तो इसमें कौन सा सही है, स्टूडेंट कैन नॉट सीक गाइडेंस फ्रॉम द टीचर। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो क्वेश्चन है, इस उपागम का उपयोग सामाजिक विज्ञान विशेषकर इतिहास पढ़ाने में किया जाता है। यह एक कालानुमाकृत ढांचा प्रदान करता है जिसके भीतर घटनाओं और उद्घटनाओं को दर्ज किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण को पहचानें। तो ये कौन सा दृष्टिकोण है, या ये सकेंद्रित उपागम है, या संचयी उपागम है, या कालानुमाकृत उपागम है, या सर्पिल उपागम है? तो कौन सा सही है? ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है, कि ये कालानुमाकृत उपागम का उपयोग सामाजिक विज्ञान में विशेषकर ये अगर हम इसे इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासरूम कोरोलरी ऑफ कमांड स्टाइल इज नोन एज। कमांड स्टाइल की क्लासरूम में कोरोलरी को डैश के रूप में जाना जाता है, यानी जब कमांड स्टाइल इनमें से कौन सा है? सर्किट मेथड है, डिमॉन्स्ट्रेशन है, लेक्चर है, या रेसिप्रोकल है? तो इनमें से आपको कौन सा लगता सही है? तो सी ऑप्शन सही है, यानी कि लेक्चर जो मेथड होता है ना, वो होता है एक्चुअल में कमांड स्टाइल मेथड, है ना, उसमें हम कमांड देते हैं लेक्चर मेथड में। तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, द साइलेंट वे टेक्निक इज यूज इन विच मेथड। साइलेंट वे मेथड किस में यूज? इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड में, डायरेक्ट मेथड में, फंक्शनल मेथड में, या स्ट्रक्चरल मेथड? सो साइलेंट वे तकनीक का प्रयोग प्रत्यक्ष विधि में किया जाता है। साइलेंट वे कॉवेल गेटेंगो द्वारा बनाई गई एक भाषा शिक्षण दृष्टिकोण है, जो एक शिक्षण पद्धति के रूप में मौन का व्यापक प्रयोग करता है और कम संख्या में कार्यात्मक और बहुमुखी शब्दों को पढ़ने पर केंद्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इन क्लासरूम? arouses curiosity, break monotony, या इट इज एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट, या एनहेंस लर्निंग? कौन सा इसमें से सही है? क्या पूछा है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इन क्लासरूम? तो मेन क्या है इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इन क्लासरूम का, कि ये एनहेंस करता है लर्निंग को। तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लर्निंग को हम क्लासरूम में किस तरीके से एनहेंस कर सकते हैं? यूजिंग AV एड्स, या यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड, लेक्चर, या क्वेश्चनिंग टेक्निक? इनमें से कौन सा है जो लर्निंग को ज़्यादा से ज़्यादा इन्हेंस करता है? इसमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है?
तो इनहेंस करने की जब भी बात आती है तो हम टीचिंग एड्स में ICTs का यूज़ करते हैं या कोई टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। तो यूज़ ऑफ AV एड्स क्या, ऑडियो विजुअल एड्स है ना, जैसे प्रोजेक्टर या, तो इसमें से ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, यानी कि हम क्या यूज़ करते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ करते हैं इनहेंस करने के लिए लर्निंग को, है ना। तो इसमें मेन जो है वो ऑडियो विजुअल एड्स हैं जिसका प्रयोग होता है, और ये क्या करते हैं, छात्रों को अवधारणाओं व विचारों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं। साथ ही इसमें चित्र और वीडियो सब कुछ होता है, इसलिए स्टूडेंट जो है वो आसानी से चीज़ों को समझ सकता है और उसकी नॉलेज इनहेंस हो सकती है। निम्न में से कौन सा कथन सही है, करेक्ट कौन सा है। पहला, इवैल्यूएशन इज अ प्रोसेस ऑफ क्वालिफाइंग अ गिवन फिनोमेना, या इवैल्यूएशन इज अ प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन रिलेटेड टू नो ऑब्जेक्टिव, या इवोल्यूशन रिफर्स टू द वैल्यू जजमेंट मेड ऑन द फिनोमेना बेस्ड ऑन बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। तो कौन सा होता है मेन, तो इवोल्यूशन जब हम पढ़ते हैं ना, तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग फिनोमेना नहीं है, ये बस एक प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन लेना नहीं है, ना ही सी है इवोल्यूशन रिफर्स टू वैल्यू जजमेंट, इसमें हम वैल्यू जजमेंट करते हैं और बेस्ड ऑन क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है ना, CCE पैटर्न। तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी देखते हैं, इवोल्यूशन इज ए प्रोसेस ऑफ एडिंग ग्रेड बेस्ड ऑन सर्टेन टेस्ट, ओनली टेस्ट के बेस पे हम नहीं कर सकते, उसमें वैल्यू भी होना चाहिए और क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों होना चाहिए। क्वेश्चन है, ही और शी इज प्राइजिंग बिफोर टेलिंग अबाउट एरर, सजेस्टिंग corrective measures about these errors, what kind of assessment he or she is adopting। वह त्रुटि के बारे में बताने से पहले प्रशंसा करता या करती है, इस त्रुटि के बारे में सुधारात्मक उपाय सुझाना, वह किस प्रकार का मूल्यांकन अपना रहा या रही है। It help to identify area of strength and learning need of a student, it expects student make error, या it is judgmental, या it permits peer assessment and self assessment। इनमें से कौन सा आपको करेक्ट लगता है। तो ये कौन सा है, ये जो बता रही है इट्स अ टाइप ऑफ जजमेंटल, ऑप्शन सी जो है वो सही है। तो इसमें ऐसा क्यों कहा गया है कि वो जजमेंटल है, क्योंकि जब कोई भी एक्टिविटी स्टूडेंट को दिया जाता है तो ऑब्वियसली उसमें कुछ तो त्रुटियां होंगी, तो अध्यापक उस समय उसे रोकता या टोकता नहीं है, उस समय वो जजमेंटल होकर उसे प्राइज करता है ताकि वो उसको जो एक्टिविटी दी गई है उसको कंप्लीट कर सके। उसके बाद वो उसका मूल्यांकन करेगा और जो भी गलतियां हुई हैं उसको वो सुधारेगा, यानी उसकी रेमेडियल टीचिंग करेगा। ठीक है, सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने कर लिए हैं 13 जो टीचिंग एप्टीट्यूड के थे क्वेश्चंस, वो होप आपने अच्छा स्कोर किया होगा और आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा नया। ठीक है, अब हम करेंगे डोमेन नॉलेज, यानी एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड जो क्वेश्चन है, केस बेस्ड जो है क्वेश्चंस, और साथ ही NAP 2020 के क्वेश्चन। अब ये किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे या किस तरीके से इसका पैटर्न रहेगा वो हम जानने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। और अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। पहला है, विच एरिया ऑफ लिसनिंग आर स्ट्रेस, कौन सा एरिया लिसनिंग का स्ट्रेस आप करेंगे जब आप मेकिंग एन ऑब्जर्वेशन सीट आप बना रहे हैं। तो हाउ टू कीप स्टूडेंट हैंडल, कैसे उसने रीडिंग बुक को कैसे उसने पकड़ा हुआ है, ठीक है, और वो कितना तेज चिल्ला के बोल रहे हैं, या यूज़ ऑफ क्लासरूम लैंग्वेज या कक्षा की भाषा का उपयोग, या फिर प्रोनाउंस कैसे वो कर रहा है वाइजली, या टू प्रूव द मीनिंग, अर्थ को साबित करना। तो मेन इसमें क्या है, क्या आप ऑब्जर्व करेंगे इन सभी में। तो देखिए, जब हम किसी बच्चे को सुन रहे हैं तो वो कुछ बोल रहा है तो उसका अर्थ कितना निकल रहा है, आप उसको वो बच्चा कितना साबित कर पा रहा है जो वो कहना चाहता है, उसके अर्थ को कितना साबित करना चाहता है या कर पा रहा है, उसको हमें तो देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो जब ऑब्जर्वेशन आप कर रहे हैं या उस सीट का निर्माण कर रहे हैं तो श्रवण करने में अर्थ को साबित करने को प्रेक्षित किया जाता है। मेन क्या ऑब्जर्व किया जाता है कि उसका अर्थ। क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेशनल डिक्लेरेशन और एग्रीमेंट दैट लिंक चिल्ड्रेन एंड एनवायरनमेंट, इनमें से कौन सा है जो चिल्ड्रेन और एनवायरनमेंट को कनेक्ट नहीं करता है,
G8 इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री कमेटी, या फिर दी हैबिटेट एजेंडा, या फिर कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चिल्ड्रेन, या फिर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी, या फिर डाइवर्सिटी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इनमें से कौन सा है जो करेक्ट नहीं करता चिल्ड्रन एंड एनवायरनमेंट को? कौन सा आपको लगता है नहीं करता? तो ये कौन सा है? ऑप्शन ए ही इसका जो है वो करेक्ट है। ये जो G8 होता है ये क्या है? तो ये 8 विकसित देश की एक क्या है, वार्षिक बैठक है, जिसमें ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि स्टूडेंट को या चिल्ड्रंस को पर्यावरण से जोड़ना है ना। बाकी जो भी है, जैसे जैव विविधता पर समझौता 1992 में है, या विलुप्त हो रही प्रजातियों की सुरक्षा के लिए एक उचित रणनीति बनाने पर जोर देता है। द हैबिटेट एजेंडा या मानव बस्तियों के मुद्दों को संबोधित करने और सभी को एक सुरक्षित और पर्याप्त आश्रय प्रदान करने के लिए एक एजेंडा है। बाल अधिकार सम्मेलन जो 1989 में हुआ था, यह समानता, शांति और उन्हें स्वतंत्र सुनिश्चित करने के लिए बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता है। तो ये सारे ही हैं, बट ये जो आपका G8 है ये नहीं है, जो 2001 में आया था ये नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच एक्टिविटी द इन्वॉल्व लैंग्वेज इज द पीपल्स ओन लैंग्वेज नो मैटर व्हाट देयर लेवल। किस गतिविधि में भाषा छात्र की अपनी भाषा है, चाहे उसका स्तर कुछ भी हो? पहला है डिलेड कॉपिंग, या स्ट्रेट कॉपिंग, या डिक्टेशन, या फ्री राइटिंग। इनमें से कौन सा है जिसमें इन्वॉल्व लैंग्वेज इज पीपल्स ओन लैंग्वेज नो मैटर व्हाट, मतलब कुछ भी हो वो अपनी भाषा में लिख रहे हैं, तो कौन सा होगा? तो ये होगा आपका ऑप्शन डी, फ्री राइटिंग। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है, मुक्त लेखन यानी फ्री राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट कम अंडर राइटिंग एट वर्ड लेवल राइटिंग एक्टिविटी, लेवल फॉर पिक्चर्स या फिर वर्ड पजल? क्या है क्वेश्चन, फिर से पढ़ते हैं। व्हाट कम अंडर राइटिंग एट वर्ड लेवल, है ना, राइटिंग एक्टिविटी। पहला है लेवल फॉर पिक्चर्स या वर्ड पजल। तो ये जो है वो दोनों ही है, लेवल फॉर द पिक्चर्स भी एंड वर्ड पजल भी है। तो ऑप्शन बी वाला सही है कि बोथ ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कम अंडर राइटिंग एज सेंटेंस लेवल राइटिंग एक्टिविटी। अब ये थोड़ा सा इंग्लिश से रिलेटेड है और इसमें पूछ रहा है कि वाक्य स्तर पर लेखन गतिविधियों के अंतर्गत क्या आता है। पहला है स्पीच बबल्स फॉर कैरेक्टर, दूसरा है राइटिंग सैम्पल क्वेश्चन फॉर अदर पीपल टू आंसर। कौन सा इसमें है? इसमें उसमें पूछा था वर्ड के लिए, तो वर्ड के लिए तो दोनों ही था, लेवल फॉर द पिक्चर या वर्ड पजल। और राइटिंग फॉर अब सेंटेंस लेवल पे कौन सा है? स्पीच बबल्स फॉर द कैरेक्टर, राइटिंग सैम्पल क्वेश्चन फॉर अदर पीपल टू आंसर। इसमें भी क्या होगा? दोनों ही होगा, स्पीच बबल फॉर द कैरेक्टर, राइटिंग सैम्पल क्वेश्चन फॉर द अदर पीपल, दोनों होगा, यानी ऑप्शन सी इसमें भी। क्वेश्चन है, बाय यूजिंग विच मॉडल कैन द टीचिंग ऑफ लिसनिंग बी डन। सुनने का शिक्षण किस मॉडल पर उपयोग करके किया जाता है? तो सुनने का शिक्षण किस मॉडल, 2 स्टेज पे, 3 स्टेज पे, 5 पे या 4 पे? तो सुनने के शिक्षण में ना हम 3 चरण मॉडल का उपयोग करते हैं, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग फ्री एक्टिविटी। निम्न में से कौन सा मुक्त गतिविधियों से संबंधित सत्य नहीं है? देयर इज ए जेन्युइन कम्युनिकेशन, या फिर द एटमॉस्फेयर शुड बी इनफॉर्मल, अनौपचारिक वातावरण, या फिर देयर इज ऑफन अ गेम एलिमेंट, वह अक्सर एक खेल तत्व है, या दे फोकस अटेंशन ऑन लैंग्वेज। तो इनमें से कौन सा नॉट पूछा, नॉट फ्री एक्टिविटी। देखिए इनमें से सभी होगा, है ना। देखो ए भी होगा कि जेन्युइन कम्युनिकेशन है, क्योंकि फ्री एक्टिविटी कर रहे हैं तो बिल्कुल जेन्युइन कम्युनिकेशन हो। एटमॉस्फेयर जो है वो इनफॉर्मल होना चाहिए, और गेम एलिमेंट बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन दे फोकस अटेंशन, सिर्फ एक अटेंशन कर दिए ना लैंग्वेज पे, तो फिर वो फ्री कहाँ हुआ? तो ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन कौन सा, डी वाला जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन पूछा है, शुरुआती किशोरों के हाथों और पैरों में विकास की गति किस तरीके से होती है? तो इन
जब आप किशोरों में देखेंगे, तो पहले आइए देख लेते हैं हम लोग। तो देखते हैं कि जो डेवलपमेंट होता है ना, वो दो तरीके का होता है। एक जो होता है हेड से लेकर टो तक होता है, यानी ऊपर से नीचे तक होता है। और एक होता है जो है वो सेंटर से पेरीफेरी की तरफ होता है, यानी इस तरीके से जब डेवलपमेंट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक है। और जब ऊपर से नीचे तक होता है तो उसे हम बोलते हैं सिफेलोकॉडल। ठीक है। लेकिन जो किशोरों में होता है ना, वो हाथ से ऊपर होता है, यानी कि ये जो हेड का रीजन है और ये जो शोल्डर का ये ऊपर वाला रीजन है, ये ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। ठीक। देखते हैं जो शैशव काल या बालावस्था है, उसमें क्या होता है, उसमें होता है आपका निकट से दूर, यानी इस तरीके से, है ना, डायमीटर जो है वो बढ़ता है थोड़ा। अर्थात विकास जो है मध्य से शुरू होकर शरीर के बाहरी भाग में जाता है। परंतु जो किशोरावस्था जब आती है तो यह जो है वो विपरीत ढंग से होता है। सर्वप्रथम हाथ, पैर तथा टांगों का विकास होता है, फिर धड़ विकसित होता है। इसलिए पूर्व किशोरावस्था में किशोर का आकार प्रकार बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है। कहाँ पे होता है ये, विपरीत हाथ से ऊपर। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य है। बच्चों को भाषा के नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना, बच्चों को संज्ञा के प्रयोग का ज्ञान कराना, बच्चों को सर्वनाम के प्रयोग का ज्ञान कराना, या बच्चों की क्रिया के प्रयोग का ज्ञान कराना। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। इसमें क्या है, हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य क्या है, बच्चों को भाषा के नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण कराना या सिखाना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण क्या खतरा हो सकता है। अब इसमें से कौन कौन सा खतरा हो सकता है। देखो इसमें हिंदी में लिखा है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। एक्चुअली होगा कि ग्रीन हाउस का जो मेन कारण है वो क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है। तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है ना, ये ऊष्मा से रिलेटेड है, यानी ग्लोबल वार्मिंग है। क्वेश्चन पूछा है, विच इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू इम्प्लीमेंट NEP 2020। तो ये कौन सा स्टेट है, तो ये बिल्कुल है, कौन सा, फर्स्ट, कर्नाटका जो है वो लागू कर चुका है NEP 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट विल सेट अप टू सेट स्टैंडर्ड्स अंडर NEP 2020। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत मानक निर्धारित करने के लिए किस संस्था का गठन किया गया है। परख का, NHERC का, NRF का, GIF का। जो असेसमेंट का स्टैंडर्डाइज टेस्ट है उसके लिए जो प्रणाली सुधार करने के लिए मानक स्थापित करेगी, वो कौन है, वो है आपका परख। परख का फुल फॉर्म भी आ सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, क्या है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, और नामक संस्था का गठन किया गया है। यह NCERT के एक भाग के रूप में कार्य करेगा। ठीक है। देखते हैं, डैश in form of supreme body according to NEP 2020 will constitute to promote a robust research culture and to build research capacity in higher education। इनमें से कौन सा है, तो नेशनल कमीशन फाउंडेशन या हायर एजुकेशनल कमीशन या नेशनल रिसर्च फाउंडेशन या नन ऑफ दिस। इनमें से कौन सा ऐसा है जो क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू NEP will constitute to promote a robust रिसर्च कल्चर एंड टू बिल्ड रिसर्च कैपेसिटी इन हायर एजुकेशन। बताइए इनमें से कौन सा है। ऑप्शन जो करेक्ट है वो ऑप्शन सी है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ठीक है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है जो क्या करेगा, प्रमोट करेगा हायर एजुकेशन में रिसर्च और कल्चरल बिल्डिंग कैपेसिटीज। इसमें क्या है, इसमें मेरू की स्थापना की जाएगी, जो उच्च शिक्षा को क्या करेगा, शिक्षा में मजबूत अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि NEP 2020 में एकेडमिक कैरिकुलम में कौन सा इसमें से एबॉलिश कर दिया गया है, MPhil, PhD, MBBS या BEd। बताइए कौन सा है। तो मेन जो है वो कौन सा है, ए है। MPhil को ना बिल्कुल हटा दिया गया है। PhD भी होगा, MBBS तो हो ही रहा है, BEd भी होगा, पर थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ है BEd में।
है ना, अभी इंटीग्रेटेड कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में बाय विच ईयर द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इज टू राइज टू 50%? 28 में, 30 में, 35 में या 26 में? तो ये कब तक है? तो ये 2035 तक जो है वो 50% का इसका लक्ष्य रखा गया है ना। तो कब तक है? 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्ल कैरोज के अनुसार अनुभव जन्य अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करना, शिक्षा में उच्च अंक प्राप्त करना, समूह अनुशासन सिखाना या व्यक्तिगत परिवर्तन और विकास को बढ़ावा देना? तो क्या है इनका मुख्य उद्देश्य? देखते हैं। तो मुख्य उद्देश्य है व्यक्तिगत परिवर्तन और विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, इसमें क्या होगा? व्यक्तिगत परिवर्तन और विकास के समान है जो शिक्षार्थी को प्राकृत अधिगम प्रवृत्ति को सुगम बना। क्वेश्चन क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज अ लिमिटेशन ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच टू लर्निंग? अधिगम में दक्षता आधारित उपागम में निम्नलिखित में से क्या एक सीमा नहीं है? पहला देखते हैं क्या बोला है कि डिजाइनिंग एक्टिविटी एंड टेस्ट एम फॉर सच कॉम्पिटेंसी में नॉट ऑलवेज बी प्रैक्टिकेबल। ऐसी दक्षता के लिए क्रियाएं और परीक्षण प्रश्न बनाना सदैव व्यवहारिक नहीं होता है। या फिर लर्निंग क्लाइमेट इन ऑल स्कूल आर नॉट कंडक्टिव फॉर ऑप्टिमाइज लर्निंग, मतलब स्कूल का क्लाइमेट उतना अच्छा नहीं है। या रेमेडियल टीचिंग इज हेल्पफुल फॉर इम्प्रूविंग ग्रेडिंग ऑफ लो अचीवर्स। या फिर क्या है? रेमेडियल टीचिंग हम इम्प्रूव कर सकते हैं लो ग्रेड अचीवर्स को। या फिर आउटरीच ऑफ टीचर टू ऑल स्टूडेंट इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू वेरियड पेस ऑफ लर्निंग फॉर ईच स्टूडेंट। प्रत्येक विद्यार्थी की अधिगम संबंधी गतियों में विभिन्नता के कारण अध्यापक की सभी विद्यार्थियों तक पहुंच संभव नहीं है। इनमें से कौन सा नहीं है? तो ऐसा नहीं है। ये डी वाला देखिए ना कि आउटरीच, अब आप टीचर है तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि हम सभी विद्यार्थियों तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि सबको अलग अलग लर्निंग, मतलब उनका अलग पेस है, उनका अलग स्पीड से वो लर्न करते हैं। आपको तो सब तक पहुंचना है। तो ऑप्शन डी है वो ही करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन भी सॉल्यूशन भी देख लेते हैं क्या है। प्रत्येक विद्यार्थी की अधिगम संबंधी गति में विभिन्नता के कारण अध्यापक की सभी विद्यार्थियों तक पहुंच संभव नहीं होती। अधिगम में दक्षता आधारित उपागम की एक सीमा नहीं है ना, आपको पहुंचना ही होगा, सीमा उमा नहीं है। अधिगम में दक्षता आधारित उपागम विद्यार्थियों को स्वयं की गति से किसी कौशल अथवा योग्यता में महारत हासिल करने की दक्षता के आधार पर आगे बढ़ने की अनुमति। क्वेश्चन है एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज नॉट प्रेफरेबल बिकॉज। एक्सपीरियंशियल लर्निंग को नहीं प्रेफर किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये इनकरेज करता है सेल्फ डायरेक्टिंग लर्निंग को, या फोकस करता है केवल प्रोसेस को, आउटकम को नहीं। या ये इनकॉर्पोरेट करता है डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन को क्लासरूम में, या आईसीटीज का बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। तो इनमें से कौन सा नहीं है ना, इसलिए इसको प्राथमिकता क्यों नहीं दी जा सकती। इसमें देखो, इनमें सबसे बेस्ट जो है वो ऑप्शन सी है, क्योंकि इनकरेज तो करता है सेल्फ लर्निंग को, और ये जो है ये लर्निंग की प्रोसेस है ना, क्योंकि वो एक्सपीरियंस कर रहा है, आउटकम को नहीं उतना देखा जाता। और ये जो है इट इनकॉर्पोरेट इन डिफरेंस, या कक्षा में विभेदी अनुदेशन को शामिल करता है। हाँ, तो ये ऐसा है ना, यही इसका जो है वो ड्रॉबैक है। तो देख लेते हैं क्या है करेक्ट एक्सप्लेनेशन। कक्षा में दक्षता आधारित शिक्षण से अभिप्राय रटना, एक मिनट रस ले लेते हैं। अभिप्राय रटना अधिगम से स्व अधिगम में अंतरण है। दक्षता अधिगम शिक्षण सीखने और मूल्यांकन के लिए दृष्टिकोण है जो छात्र के सीखने के परिणामों के प्रदर्शन को प्रत्येक विषय के विशेष रूप से दक्षता प्राप्त करने पर केंद्रित है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस? पहला, डिजाइन एक्टिविटी एंड टेस्ट आइटम फॉर द डिटेल लिस्ट ऑफ कॉम्पिटेंसी सब कॉम्पिटेंसीज में नॉट बी ऑलवेज प्रैक्टिकेबल। या फिर दूसरा है एज द पेस ऑफ लर्निंग वेरीज फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट इट इज चैलेंजिंग on the part of teacher to help the student to achieve the competency within the stipulated time। इनमें से कौन सा पूछा है लिमिटेशन है competency based approach का?
सो इनमें से करेक्ट कौन सा है इन दोनों में से? तो इसमें पूछा क्या है, बेस्ड लिमिटेशन ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच। तो ये जो आपका फर्स्ट वाला है वो एग्जैक्ट सही है कि डिज़ाइन एक्टिविटी एंड टेस्ट आइटम फॉर द डिटेल लिस्ट ऑफ कॉम्पिटेंसी सब कॉम्पिटेंसी में नॉट बी ऑलवेज प्रैक्टिकल, ऐसा नहीं है, ऑलवेज प्रैक्टिकेबल होता है। ठीक है, तो ये है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिफ्लेक्शन का क्या महत्व है? यह केवल समय की बर्बादी है या अनुभव से प्राप्त जानकारी को समझने और विश्लेषण करने में मदद करता है? यह केवल शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण या केवल लिखित नोट? तो इसका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, आप थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोर्थ स्टेप इन एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग? निम्न में से कौन सा एक गतिविधि आधारित अधिगम का चौथा चरण है? प्लान, रिपीट, ऑर्गेनाइजेशन ऑन एक्टिविटी या रिफ्लेक्टिव? जो फोर्थ स्टेप है ना इसका, ये होता है आपका क्या होता है, रिपीटेशन या फिर रिपीट करना या दोहराना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एडवांटेज ऑफ सिमिलरिटी एबिलिटी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट? निम्नलिखित में से कौन सा छात्रों के समान योग्यता यानी होमोलोगस जो ग्रुपिंग हम लोग करते हैं सेक्शन ए बी सी करके, तो वो इफेक्टिव है? इफेक्टिव फॉर ग्रुप एक्टिविटी इन सब्जेक्ट लाइक मैथ एंड लैंग्वेज के लिए, भाषा और गणित के लिए ये बढ़िया है, या स्टूडेंट कैन स्टडी एट देयर ओन पेस, अपनी गति से वो पढ़ सकते हैं? पहला, दूसरा या दोनों नहीं, या पहला सिर्फ? तो इनमें से ये दोनों ही है। ठीक है, मैथ और लैंग्वेज के लिए बेटर है और स्टूडेंट अपने पेस से पढ़ सकते हैं, अपने स्पीड से पढ़ सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे कि इंडिविजुअल डिफरेंस के आधार पे हम होमोलॉगस ग्रुपिंग करते हैं और उसके आधार पे हम उन्हें अलग अलग करते हैं और ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच? इनमें से कौन सा एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच बेटर है? इट प्रोवाइड अ स्कोप फॉर लर्निंग इन इट्स ओन स्पीड स्टाइल, या फिर इट डेवलप्ड सेल्फ लर्निंग कैपेबिलिटी, या फिर स्टूडेंट डेवलप एबिलिटी सच एज इन्वेस्टिगेटिव एबिलिटी, एवोल्यूशन ऑफ ओन नॉलेज एंड स्ट्रक्चरिंग न्यू नॉलेज? कौन सा? सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये तीनों ही सही है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कार्ल रोजर्स ने अधिगम को दो प्रकार में विभाजित किया है। इनमें से जो कॉग्निटिव लर्निंग है वो क्या है? व्यवहारिक ज्ञान जो जीवन में लागू होता है, भावनात्मक है या अर्थहीन ज्ञान है, या फिर समूह चर्चा पर केंद्रित है? तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है कि कार्ल रोजर्स ने अधिगम को दो प्रकार में विभाजित किया, जिसमें से संज्ञानात्मक अधिगम अर्थहीन ज्ञान जैसे शब्दावली या गुणन तालिका याद करना, जबकि अनुभवजन्य अधिगम महत्वपूर्ण होता है जैसे इंजन की मरम्मत करना। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एनईपी के अनुसार जो मीडियम है क्लास 5th तक वो कौन सा होगा? फॉरेन लैंग्वेज होगा नहीं, मदर टंग इंग्लिश, या नेशनल लैंग्वेज? तो मदर टंग होगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है कि जो बाल वाटिका है अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 वो कौन सा है इनमें से? तो एजुकेशन रिसीव फ्रॉम 5th 5 से 10 साल की आयु तक जो शिक्षा प्राप्त होती है उसे बाल वाटिका में रखा जाएगा, कि जो 1 से 5 तक की प्राथमिक शिक्षा है उसे, या फिर जो एजुकेशन 8 तक दी जाएगी वो, या 3 से 5 तक की आयु का? तो 3 से 5 तक की जो शिक्षा है ना, 3 से 5 साल तक की जो शिक्षा है वो हम बाल वाटिका में देंगे, जिसे हम अभी आंगनबाड़ी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा है, विच डॉक्यूमेंट टॉक ऑफ डेवलपमेंट एंड पब्लिशिंग ऑफ रीडिंग एंड यूजिंग ऑफ इंटरेस्टिंग बुक बिसाइड टेक्स्ट बुक एट स्कूल लेवल? मतलब स्कूली पाठ्य पुस्तकों के अलावा भी पुस्तक की चर्चा किसमें की गई है? कोठारी में, एनपीई 1986 में, एनसीएफ 2005 में, एनईपी 2020 में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईपी 2020 ने प्रत्येक स्कूल में अध्यापक छात्रों के किस अनुपात की कामना की है? तो एक टीचर 40 स्टूडेंट से नीचे, 30 से नीचे, या 32 या 25? तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, एक टीचर होना चाहिए, 30 से कम स्टूडेंट होने चाहिए क्लास में। वहीं पे अगर ऐसे जगह है जहाँ पे सामाजिक और आर्थिक रूप से वांछित बच्चे हैं तो उनका जो रेशियो है ना वो भी पूछा जा सकता है। तो एक टीचर और 25 से कम स्टूडेंट होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक शिक्षा
में 100% सकल नामांकन, है ना, नामांकन हो जाए, नामांकन अनुपात हासिल करना है। तो कब तक इसका लक्ष्य बनाया गया है? 35 तक, 25 तक, 40 तक या 30 तक। तो इसका जो लक्ष्य है कि नामांकन 100% हो जाए, वो बनाया गया है आपका 30 तक बनाया गया। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। आप डन दिस, हमने ये कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट हम करेंगे क्या? हम करेंगे लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, जिसे पास करना मस्ट है। और इसके अलावा हम एक मैराथन क्लास करेंगे आईसीटी का, जितने भी प्रीवियस ईयर से लेकर और जितने भी प्रैक्टिस सेट में दिए गए हैं उन सभी को हम सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।